हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ आपकी क्लास की बुक यानी कि क्लास 12th की बुक हिंदी की अंतरा भाग 2 का 15वां अध्याय के प्रश्नोत्तर। 15वां अध्याय हमारा है संवदियाँ। ये रचित है फडविश्वर नाथ रेणु जी द्वारा। इन्होंने हमको इस पाठ में बताया था कि संवदिया कौन होता है और किस तरीके से एक संवदिया के माध्यम से हम लोग जो है अपने संदेश पहुंचाते हैं। पहले क्या होता था, डाकघर आ तो गए थे, लेकिन पहले डाकघर आने से पहले ही संवदिया बहुत चलते थे। किसके थ्रू अब पहुंचाया जाएगी बात, तो ये बात संवदिया को जो भी हमें संदेश देना होता था संवदिया को बोल देते थे और वो उस पूरे संवाद को जाकर जहाँ पहुँचाना होता था वहाँ जाकर उसी भाव उसी लय उन्हीं शब्दों के साथ उनको बोलता था। साथ ही इस पाठ में हमने एक गांव की बड़ी बहुरिया के बारे यानी जमालगढ़ की बड़ी बहुरिया की दुर्दशा के बारे में भी देखा। ये पूरा ही पाठ का सार हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब इस पे आधारित कुछ प्रश्नोत्तरों को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास पहला प्रश्न आ रहा है, क्या है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा है। संवदिया की क्या विशेषताएं होती हैं ये बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि गांव वालों के लिए संवदिया के मन में अवधारणा क्या है। जैसे हमने बताया था, अवधारणा कोई निठल्ला व्यक्ति ही, कोई पेटू व्यक्ति ही जो है वो संवदिया बनता है जिसके पास कोई कार्य ना हो। अब सबसे पहले हम संवदिया की विशेषताओं को देखते हैं, फिर अवधारणा देखेंगे। पहला क्या है, संवदिया की विशेषताएं। दिए गए संवाद को जैसा है वैसा ही बोलना पड़ता है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, जो संवाद है वो वैसा का वैसा ही बोला जाएगा। संवाद के साथ भावों को भी वैसे के वैसे बताना पड़ता है। उस संवाद के साथ जैसी भी फीलिंग्स आ रही हैं वो भी अपने अंदर वो फीलिंग्स लानी पड़ती हैं। संवाद को समय पर पहुंचाना एक संवदिया की विशेषता होती है। संवदिया को भावनाओं से नहीं बहना चाहिए, उसे संवाद को भावनाओं से अलग रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे जो बताया गया है, जो भी चीज़ें बताई गई हैं संवाद देने के लिए, अब पता चला वो खुद ही अगर इमोशनल हो जाएगा तो फिर वो उन संवादों को नहीं बता पाएगा। उसके लिए ये तो ज़रूरी है कि वो बताए, भावों को भी लेके आए, लेकिन खुद उनको लिटरली अपने अंदर महसूस नहीं करे। फिर उसे मार्ग का ज्ञान होना चाहिए, जहाँ पे भी जा रहा है, जैसे भी जा रहा है, उसे रास्ते का पता होना चाहिए। संवाद को पहुँचाने में गोपनीयता बहुत आवश्यक है। जाहिर सी बात है, संवदिया को इसीलिए भेजा जाता है कि बात गोपनीय रहे, क्योंकि अगर किसी पत्र के माध्यम से भेजा जाएगा तो कोई भी लेकर पढ़ सकता है। अब व्यक्ति को थोड़ी ना मार काट के उसे अंदर से निकलवा लेगा। तो यहाँ पर इसलिए दिया जाता है कि ये बात बिल्कुल गोपनीय रखे, यानी अपने तक ही रखे। ये संवाद जिसने दिया है उसको पता होना चाहिए और जिसके लिए भेजा जा रहा है उसको जाकर बताना। इसके बीच में किसी को पता नहीं होना चाहिए। गांव वालों के मन में अवधारणा है कि संवदिया एक कामचोर, निठल्ला और पेटू आदमी होता है। जिसके पास कोई काम नहीं होता वो संवदिया बन जाता है। ये इसलिए क्योंकि इसमें मेहनत का काम नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो वाकई बहुत मेहनत का काम होता है। कारण है भावनाओं को एज इट इज़ कैरी करके दूसरी जगह ले जाना, पूरे बोले गए संवादों को एज इट इज़ दूसरी जगह कैरी करना, इतने लंबे लंबे रास्ते तय करना, बात को पूरी तरीके से याद रखना, तो ये बहुत ही टफ काम होता है। पेटू इसलिए बोला गया है क्योंकि जहाँ संवदिया काम लेकर अपना मैसेज लेकर पहुँचता है वो लोग बहुत आवभगत करते हैं, इसलिए उसको पेटू कहा जाता है। प्रश्न 2, बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोविंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई। बड़ी हवेली से बड़ी बहुरिया ने जो संदेशा उसको बुलवा भेजा था, तो क्यों हुआ भाई, डाकघर के समय में संवदिया का क्या काम, वो समझ में नहीं आ रहा था। बड़ी हवेली में जब हरगोविंद को बुलावा आया तो उसके मन में आशंका हुई कि अवश्य कोई गुप्त संदेश ले जाना है। इस संदेश की खबर चांद, सूरज, पेड़ों तथा पक्षियों को भी नहीं लगनी चाहिए। मतलब जो खबर है वो अत्यंत गोपनीय है, इसीलिए संवदिया को यानी कि हरगोविंद को बुलाया गया है। प्रश्न 3, बड़ी बहुरिया अपने मायके संदेश क्यों भेजना चाहती थी। इसका क्या कारण था। बड़ी बहुरिया की स्थितियां अच्छी नहीं थी, उसके पास खाने तक के लिए नहीं बचा था, पैसे नहीं थे, वो बथुआ और साग उबाल उबाल कर खा रही थी। तो अब उसे ये लग रहा था कि वो ऐसे ज़्यादा दिन गुजारा नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो मायके संदेश भेजना चाह रही थी। बड़ी बहुरिया के लिए मायके ही वह स्थान रह गया था जहाँ वह आश्रय की उम्मीद पा सकती थी। अतः वह अपने घर वालों को अपनी दशा बताने के लिए संदेश भेजना चाहती थी। उसका संदेश सुनकर वह चाहती थी कि मायके वाले उसे लेने आ जाएं। तो संदेश क्या था,
था, क्योंकि वो मायके जाना चाहती थी, उसकी परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो जाए तो कहाँ जाए, इसलिए उसने अपना संदेश मायके भिजवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हरगोबिंद बड़ी हवेली में पहुंचकर अतीत की किन स्मृतियों में खो गया? अब हरगोबिंद जब हवेली पहुंचा था तो वो कौन सी चीज़ें, अभी प्रेजेंट की क्या हवेली की दुर्दशा है और पहले क्या हुआ करता था। नौकर नौकरानी हर समय घूमते रहते थे, सारे काम करते रहते थे, मगर आज क्या स्थिति थी? नौकर नौकरानी तो कहीं थे ही नहीं, काम खुद बड़ी बहुरिया अपने हाथों से कर रही थी, वो जो हमेशा बैठकर आदेश दिया करती थी। तो क्या है? हरगोबिंद ने जब बड़ी हवेली में कदम रखा तो उसे बीते समय में हवेली की ठाट बाट की याद आई। बड़े भैया के रहते हुए इस हवेली की शान ही अलग थी। घर में नौकर नौकरानियां, लोगों तथा मजदूरों की भीड़ हर समय लगी रहती थी। बड़ी बहुरिया मेहंदी लगे हाथों से ही परिवार की जिम्मेदारी उठाया करती थी। अब वह दिन नहीं है। हवेली नाम की बड़ी हवेली रह गई है और यहाँ की बड़ी बहुरिया की हालात अब नौकरानियों से एक कम नहीं है। मतलब पहली जो ठाट बाट थी, वो सब जो काम नौकर नौकरानियां किया करते थे, आज बड़ी बहुरिया खुद कर रही हैं। एकदम सन्नाटा पसरा है उस बड़ी हवेली में। तो ये सारी पुरानी यादें थी जो हरगोबिंद को याद आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया की आंखें क्यों छलछला आई थी? वो बहुत दुख में थी, तकलीफ में थी, ठीक है। अब वो चाहती तो नहीं थी किसी को बताना, लेकिन उनकी दशा ऐसी थी कि उनको ये संदेश अपने मायके भिजवाना पड़ रहा था। संवाद कहते वक्त बड़ी बहुरिया का दुख आंखों के जरिए बाहर आ गया। संवदिया के आगे उन्हें अपनी दशा व्यक्त करनी पड़ी। अभी तक उन्होंने अपनी दशा को सबसे छुपाया था, लेकिन अब संवदिया उनकी दशा को जानता था। अपनी करुण दशा का वर्णन करते हुए उनकी आंखें छलछलाई थी। मतलब जो उनकी दशा अभी तक थी वो सिर्फ उन्हीं तक थी, यानी बड़ी बहुरिया तक थी। ये बात अभी तक उन्होंने किसी को बताई नहीं थी, लेकिन अब संवदिया उनकी दशा से अवगत हो गया था। तो कहते ना, एक शर्मिंदगी होती है, वो दशा उनकी जिस तरीके से थी, इसी कारण वो दुखित हो गई थी और चीजों को बताते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। प्रश्न 6, गाड़ी पर सवार होने के बाद संवदिया के मन में कांटे की चुभन का अनुभव क्यों हो रहा था? उससे छुटकारा पाने के लिए उसने क्या उपाय किया? बड़ी बहुरिया ने जो संवाद दिया था उससे वो बार बार उसको याद आ रहा था। कारण था कि उनके गांव की ही सबसे बड़ी बहुरिया को लक्ष्मी मानते थे। इतनी बड़ी होकर उनको जो है इतनी बुरी परिस्थितियों में गुजरना पड़ रहा था, तकलीफ थी, तो ये सब चीजें उसने देखी थी। अब उन सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए उसने अगल बगल के यात्रियों के साथ संवाद करना शुरू किया, ताकि वो इन सब चीजों से इन बातों से थोड़ा देर के लिए छुटकारा पा सके। गाड़ी पर सवार होकर उसे बड़ी बहुरिया का एक एक वचन कांटे के समान चुभ रहा था। आज तक वह जितने भी संवाद लेकर गया था वे ऐसे नहीं थे। इसमें एक बेचारी बेटी अपनी मां से सहायता के लिए पुकार रही थी। उसकी मार्मिक दशा का वर्णन उसके एक एक वचन से होता था। उसके वचन संवदिया को दुख ही कर रहे थे। उसने उनसे छुटकारा पाने के लिए पुराने संदेशों को याद करने लगा। साथ ही उसने एक पुराना संवदिया गीत भी याद कर लिया। तो मतलब उसको ये तकलीफ हो रही थी कि कितना बड़ा मुश्किल काम था। मतलब एक जो संवाद था उसमें इतना दर्द था, उतनी तकलीफ थी कि वो समझ नहीं पा रहा था, और ये बार बार उसके मन में घूमता जा रहा था। अब उसके पास तकलीफ और साथ ये थी कि उसको ये तकलीफ ज़्यादा हो रही थी, तो उसने गीत गाना शुरू कर दिया, आसपास के यात्रियों से वार्तालाप शुरू कर दिया, ताकि इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए वो अपने दिमाग को हटा सके। अब क्या है? प्रश्न 7, बड़ी बहुरिया का संवाद हरगोबिंद क्यों नहीं सुना सका? बड़ी बहुरिया का संवाद वो उसके मायके लेके तो पहुंच तो गया था, लेकिन उनके घर वालों को सुना नहीं सका। इसका कारण क्या था? बड़ी बहुरिया को हरगोबिंद उस गांव की लक्ष्मी मानता था। अब गांव की लक्ष्मी ही गांव से चली जाएगी तो गांव की क्या दुर्दशा होगी, और दूसरा उसके गांव की बदनामी भी होती कि बड़ी बहू उस गांव की, और उसकी ऐसी दशा है कोई ध्यान नहीं देता। इन सभी कारणों से वो संवाद को उसके मायके में नहीं बता पाया था। बड़ी बहुरिया उस गांव की लक्ष्मी थी। अपने गांव की लक्ष्मी की दशा दूसरे गांव में जाकर सुनाना उसे अपमान लगा।
उसे यह सोचकर बहुत शर्म आई कि उसके गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया है। उनके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे, यह तो गांव वालों के लिए डूब मरने की बात है। अतः वह बड़ी बहुरिया का संवाद सुना नहीं सका। तो उसके गांव की बड़ी बहुरिया जाकर कहीं और मदद की गुहार करे, उस गांव के लोग नहीं उसकी मदद कर रहे हैं, तो एक तरीके से अपनी ही गांव की बदनामी जाके दूसरे गांव में करना, तो इसलिए उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उसने वो संवाद उसके मायके में नहीं सुनाया था। प्रश्न 8, संवदिया डट कर खाता है और अफर कर सोता है से क्या आश्रय है? कारण ये है कि संवदिया जो है जब संवाद लेकर पहुंचता है तो उस घाव में उसकी बहुत आवभगत होती है, तरह तरह का उसे भोजन दिया जाता है तो वो जी भर के खा लेता है। अब पूरे टाइम इतने लंबे रास्ता होता है तो उसकी थकान वो उतारने के लिए सो जाता है, तो वही अफर के खा लिया और जी भर के वो पसर के सो जाता है। तो क्या होगा? इसका अर्थ है कि संवदिया जिनका संवाद लेकर जाता है उसको संवाद देता है, उस घर में बहुत आवभगत होती है, अतः वह घरों में मजे से खाता है और यात्रा की थकान उतारने के लिए आराम से सोता है। यही उसका काम है। संवदिया होने के नाते अपनी आवभगत कराना और विश्राम करना उसका अधिकार है, यानी कि उसको खूब सारा खाना मिलना और आराम करना ये उसके अधिकारों में आता है। कारण क्या है? क्योंकि वो बहुत ही सबके संवाद लेकर जाता है, सबके मैसेज लेके जाता है। एक गांव से दूसरी गांव या दूसरे शहर जाए तो इस परिस्थितियों में क्या होता है, जहां पहुंच रहा है दूसरे लोग इमोशनली अटैच होते हैं उन मैसेजेस के साथ में, तो इसीलिए संवदिया का खूब आवभगत वो लोग करते भी हैं कि भाई हमारे प्रियजनों का जो है मैसेज लेकर आया है। प्रश्न 9, जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया था? उसने कहा था कि अब मैं निठल्ला नहीं रहूंगा, अब मैं काम करूंगा, आपकी देखभाल करूंगा, आपकी ज़रूरतों को पूरा करूंगा, यही सब चीज़ें उसने बोली थी। तो क्या जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने संकल्प लिया कि वह अब निठल्ला नहीं बैठेगा, बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे के समान करेगा, अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा और उसके सारे कष्टों को दूर रखेगा। यानी कि जैसे एक बेटा अपनी माँ की जैसी देखभाल करता है वैसे ही हरगोबिंद बड़ी बहुरिया की पूरी देखभाल करेगा। ये उसने संकल्प लिया जाके बड़ी बहुरिया के पास में। प्रश्न 10, क्या पूछा गया है? इन शब्दों का अर्थ समझाइए। काबुली कायदा, रोम रोम कलपने लगा और अगहनी धान, ये 3 आपके सामने शब्द इस्तेमाल रखे गए हैं जिनका आपको अर्थ समझाना है। तो पहला हमारे पास क्या है? काबुली कायदा। इसका अर्थ है कि काबुल से आए व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम कानून। हरगोबिंद के गांव में काबुल से एक व्यक्ति उधार कपड़ा देने आता था। जब उधार कपड़ा देता तो बड़ी विनम्रता से बात करता तथा लेकिन जब उधार वापस मांगता तो जुल्म की हद पार कर देता। इसीलिए यह कहावत बन गई काबुली कायदा। मतलब पहले तो जब उसको उधार देना होता था बड़े प्यार से सबको दे देता था और बहुत सारे लोग उधार ले लेते थे, लेकिन जब वापस लेने की बात ही आती थी तो जुर्म ढाके वो लेता था। मतलब पहले प्यार बाद में कटाई, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा काबुली कायदा। फिर दूसरा है रोम रोम कलपने लगा। इसका अर्थ है किसी बात से परेशान होकर रोम रोम दुख से परेशान होने लगे। मतलब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, एक तकलीफ होती है एक बहुत ज्यादा तकलीफ, और वो तकलीफ हर समय मतलब हमारे रोम रोम हर जगह पर वो तकलीफ भर जाए तो उसको बोलते हैं रोम रोम कलपने लगना। फिर है अगहनी धान। अगहन मास में होने वाले धान को अगहनी धान कहते हैं। यह दिसंबर के आसपास का समय माना जाता है। अगहन मास होता है ना, तो अगहन मास में जो धान उगता है उसको अगहनी धान कहते हैं और ये धान उगने का समय होता है दिसंबर महीने में। तो इस तरीके से ये 3 शब्दों के अर्थ हमने बताए। अब है हमारे सामने प्रश्न 11। पाठ में प्रश्नवाचक वाक्यों को छांटिए और संदर्भ के साथ उन पर टिप्पणी कीजिए। मतलब बहुत सारे प्रश्नवाचक वाक्य हैं, आपको छांटने, तो कुछ हम आपके लिए छांट के लेके आए हैं, उनको देखिए, नहीं तो अपने मन से आप बुक में से कोई भी छांट के उनकी व्याख्याओं को कर सकते हैं। पहला जो वाक्य हम आपके सामने ला रहे हैं, फिर उसकी बुलाहट क्यों आई। अब ये हरगोबिंद को बुलाया गया था, क्यों आई थी? यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। हरगोबिंद को बड़ी हवेली से बुलावा आया, इस बुलावे भी पर हैरान था।
समय बदल गया था, अब संवदिया की आवश्यकता किसी को नहीं थी। ऐसे में उसे बड़ी हवेली से संवाद भेजने के लिए बुलावा गया था। अतः वह इस समय में इस विषय में सोचने लगा। सोचते सोचते उसके मन में यह प्रश्न उठा था, अब जब हर जगह डाकघर खुल गए हैं, पत्री चिट्ठी हो सकता है, तो फिर उसको क्यों बुलाया गया था? तभी इसके मन में ये प्रश्न उठा था, अब मेरा क्या है, फिर उसकी बुलाहट क्यों आई, मतलब हरगोविंद की बुलाहट जो है बड़ी हवेली से क्यों आई थी। अब है कहाँ गए वे दिन, जो ये एक दूसरा प्रश्नवाचक है। यह वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें हरगोविंद बड़ी हवेली की दशा को देखता है और सोचता है, एक समय ऐसा था जब बड़ी हवेली सच में अपने नाम के अनुरूप थी। बड़े भैया के समय में बड़ी हवेली की रौनक देखने योग्य थी। यह हवेली नौकर नौकरानियों से भरे पड़े थे। बड़ी बहुरिया रानी की तरह राज किया करती थी। अब ऐसे दिन नहीं रहे। वह स्वयं एक नौकरानी के समान जीवन व्यतीत कर रही है तथा अन्यास ही उनके मुंह से यह वाक्य निकल पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहले क्या दिन थे उस बड़ी हवेली के और आज क्या है। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए जो है हरगोविंद के मुंह से ये बात निकलती है, कहाँ गए वो दिन। अब नेक्स्ट जो वाक्य क्या है, और कितना कड़ा करूं दिल। कड़ा दिल मतलब जब उन्होंने वो संवाद सुनाया था तो दिल बहुत कड़ा करने की बात थी, क्योंकि वो जो संवाद था वो बहुत ही करुण संवाद था। यह वाक्य भी प्रश्न को दर्शाता है। बड़ी बहुरिया अपनी दशा पर यह प्रश्न कर बैठती है, खाने के लिए भोजन नहीं और फिर भी यह आशा करना कि सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बहुरिया जब परिस्थिति से तंग आ जाती है तब हरगोविंद संवदिया को बुलाती है। हरगोविंद द्वारा बड़ी बहुरिया से पूछा जाता है कि क्या संदेश भेजना है। वह उसे बताना चाहती है मगर बताने से पहले रो पड़ती है। ऐसे में बड़ी बहुरिया को समझाने के लिए हरगोविंद कहता है कि दिल कड़ा करो। उसके इस कथन पर बड़ी बहुरिया बोल पड़ती है, और कितना कड़ा करूं दिल। मतलब वो संवाद जो भेजना चाहती थी वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत तकलीफ भरा संवाद था जो वो अपने मायके भिजवाना चाहती थी। बोल तो संवदिया ने बोला हरगोविंद ने कि दिल कड़ा करो, तो उसने तब बहुरानी ने बोला कि कितना कड़ा करूं मैं अपना दिल, इतनी तकलीफ को बताने के लिए दिल में कितना कड़ा कर लूं। फिर आगे है, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। अब मतलब ये है जब अब उसके पास कुछ बचा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो संवाद भेज रही थी, तभी वो लास्ट संवाद की आखिरी लाइन में बोलती है क्या है कि मैं बथुआ साग खाकर कब तक गुजारा करूं, आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ आत्महत्या कर लूंगी। क्या था ये प्रश्न भी बड़ी बहुरिया करती है। वह इसी आशा में जी रही है कि दिन सुधरेंगे। जैसे जैसे समय बीत रहा था दशा खराब होती जा रही थी। अब बथुआ का साग ही बड़ी बहुरिया को खाना पड़ रहा था। तब वह कह उठती है कि मैं बथुआ का साग कब तक खाऊंगी। मतलब डेली एक ही साग खाना, क्या एक ही भोजन, न रोटी न चावल न दाल न कुछ, ना आप कुछ सब्जी बदल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। साग आता है, उबाल देती है नमक में और उसको खा लेती है। तो ये कहाँ तक पॉसिबल है कि डेली एक व्यक्ति बस वही चीज़ खाता रहे। तो परिस्थितियाँ, बथुआ का साग खाने का तात्पर्य यहाँ था कि परिस्थितियाँ अब बद से बदतर होती जा रही हैं, अब खाने तक को भी कुछ नहीं बचा है। किसके भरोसे यहाँ रह रही हूँ। अब यही चीज संवाद में भी वो बोलती हैं कि यहाँ किसके भरोसे रहूं, इससे अच्छा मैं मायके चली जाऊं। तो क्या है, ये प्रश्न भी बड़ी बहुरिया स्वयं से करती है। वह जानती है कि उसके पति के बाद यहाँ उसका कुछ नहीं रह गया, अतः किसी से यह आशा करना कि उसे कुछ समझे गलत होगा। मतलब अब पति नहीं है तो उसकी देखभाल करने वाला, उसको समझने वाला, उसके मतलब उसका साथ देने वाला परिवार का कोई नहीं है। तो अब वो किससे बात करे, क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहती है कि मैं यहाँ रहूं तो मैं किसके भरोसे जीऊं। अब आ रहा है हमारे सामने प्रश्न 12। इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। अब आपके सामने 4 पंक्तियां रखी गई हैं, इन 4 पंक्तियों की एक एक करके हम व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति है, बड़ी हवेली अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है। इस लाइन की आपको व्याख्या करनी है कि लाइन क्यों बोली गई है, इसका क्या तात्पर्य है। प्रस्तुत पंक्तियों में हरगोविंद बड़ी हवेली की तुलना उसके बीती समय से करता। बीते समय बहुत अच्छे थे हवेली के, लेकिन आजकल तो परिस्थितियां बदल चुकी थी। जब इसे हवेली की ठाट बाट ही कुछ थे। एक समय था जब बड़ी हवेली का गांव में दबदबा हुआ करता था, उसकी पहचान थी। बड़े भैया के मरने के बाद सब ठाट बाट चला गया।
बाकी 3 भाइयों ने हवेली का बंटवारा कर दिया। अब यहाँ कोई नहीं रहता, अब यह नाम मात्र की हवेली रह गई है, अब इसकी पहले वाली पहचान नहीं रही है। मतलब जब हरगोबिंद वहां पहुंचता है तो इस समय से पिछले समय, यानी कि जब पहले दबदबा हुआ करता था, बड़े भैया जिंदा थे, तो उस समय क्या परिस्थितियां थी उन सभी की तुलना करता है। तब वो ये चीज बोलता है कि अब जो हवेली है वो सिर्फ नाम मात्र की हवेली रहेगी, क्योंकि कोई ना यहाँ आ रहता है, ना चहल पहल है, ना पूरे गांव में किसी का मतलब है, कुछ नहीं रह गया है। अब सिर्फ इस हवेली में कौन रह गई है, एक नाम मात्र को जो है बड़ी बहुरिया ही रह गई है और कोई भी नहीं बचा है। और बड़ी बहुरिया के भी अब वो ठाट बाट नहीं रहे, उनकी परिस्थितियां भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं। दूसरा संवाद है, हरगोबिंद ने देखी अपनी आंखों से द्रौपदी की चीरहरण लीला। अब इसका मतलब क्या था, जब बड़े भैया मर गए तो उनके देवरों ने जो है सब कुछ बांटना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बड़ी बहुरिया के शरीर पर पड़े जेवर भी उनके शरीर से नोच लिए गए। उन्होंने जो साड़ी पहनी थी उस तक को नोच कर वो लोग लेकर गए थे। तो तभी ये चीज बोली गई थी चीरहरण, बड़ी बहुरिया के ऊपर से जो साड़ी खींची गई थी। क्या दिया है, प्रस्तुत पंक्तियों में हरगोबिंद उस समय का वर्णन करता है जब हवेली की रानी बड़ी बहुरिया की साड़ी तक उनके 3 देवरों ने 3 टुकड़े करके बांट लिए थे। बड़ी बहुरिया के पहने हुए गहने तक नोच कर आपस में बांट लिए थे। हरगोबिंद ने बड़ी बहुरिया के साथ वह अन्याय होते देखा था। यह अन्याय को दर्शाने के लिए हरगोबिंद ने उसकी तुलना द्रौपदी के चीरहरण लीला से की। बड़ी बहुरिया के साथ जो किया गया वह द्रौपदी के चीरहरण से कम भयानक नहीं था। मतलब जो कुछ घटित हुआ वो जैसे कि चीरहरण द्रौपदी का था वैसा ही चीरहरण था वहां पर। अब जो अगली पंक्ति है, बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं। अब इस पंक्ति में क्या था, पहले तो सब कुछ था खाने को, धीरे धीरे जब बड़े भैया खत्म हो गए हालत दिन पे दिन बिगड़ती गई। आज ये परिस्थितियां थी कि खाने तक को कुछ नहीं था। बड़ू बहुरिया जो है सिर्फ बथुआ का साग ही खा रही थी। तभी उन्होंने, जब ये परिस्थितियां बिगड़ी तो वो अपने माँ के पास मायके में जो संदेश भिजवा रही थी उसी समय उन्होंने बोला था कि आकर मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। यहाँ है ही कौन मेरे लिए जिसके लिए मैं यहाँ रहूं या जीऊं, क्या बथुआ का साग मैं खाकर या खा कर कब तक यहाँ पर रहूंगी। तो क्या था, यह पंक्ति बड़ी बहुरिया तब कहती है जब वह अपनी माँ को हरगोबिंद के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाने के लिए संवाद भेजती है। वह अपनी माली स्थिति से परेशान है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी खाती है उधार की खाती है। बथुआ ऐसी हरी सब्जी होती है जो खेतों तथा खाली स्थानों पे यूं ही उग आया करती है। एक बड़ी बहुरिया उसे खाकर ही जीवन व्यतीत करती है। अपनी माँ को अपने बुरे हाल दर्शाने के लिए वह कहती है कि बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, अर्थात अब स्थिति यह है मेरे पास खाने के लिए यही बथुआ साग बचा है। मतलब खाने के लिए अब कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो फालतू घास जैसा बथुआ हाथ के उग जाता है वही तोड़ तोड़ के वो खा रही है। आखिरी पंक्ति है, किस मुंह से वह ऐसा संवाद सुनाएगा। अब हरगोबिंद संवाद लेकर तो चल दिया था, अब वो रास्ते में यही सोच रहा था कि ये संवाद वो किस मुंह से जाकर बड़ी बहुरिया के घर में सुनाएगा। बड़ी बहुरिया उसके गांव की महारानी थी, लक्ष्मी थी। अब अपने ही गांव की लक्ष्मी की बात, उनकी दुर्दशा की हालत जाकर दूसरे गांव में वो कैसे बताएगा कि किसी ने उनका ध्यान नहीं रखा। क्या था, यह पंक्ति हरगोबिंद अपने मन में सोचता है। उसने बड़ी बहुरिया के वे दिन भी देखे थे जब वह हाथों में मेहंदी लगाए हुए कई लोगों का घर चलाया करती थी। उस बड़ी बहुरिया के पति के मरते ही ऐसी गति हुई कि सब देखते रह गए, देवरों ने सब हड़प लिया। अब उस बड़ी बहुरिया की दशा बहुत खराब थी। उसके दर्द भरे संवाद को सुनकर हरगोबिंद कष्ट में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़ी बहुरिया की माँ को ऐसा संवाद कैसे सुनाएगा। उसकी माँ को यह सुनकर दुख नहीं होगा कि जहां बेटी को रानी बनाकर भेजा था वहां उसे एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। यह सोचकर हरगोबिंद दुविधा में पड़ गया था। मतलब रानी बन के गई तो थी, लेकिन आज ये दुर्दशा थी कि एक समय का भोजन भी उसे प्राप्त नहीं था। तभी ये दुविधा में थी कि ये संवाद सुनाए ना सुनाए, सुनाएंगे तो कैसे सुनाएंगे। इसी दुविधा में हरगोबिंद सुनाता भी नहीं है। वो लौट कर आकर वापस बड़ी बहुरिया के पास बताता है कि नहीं, हमने नहीं संवाद सुनाया। तो ये इस तरीके से था। अब
यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हुआ। हमारे जो प्रश्न उत्तर थे वो यहीं पे समाप्त हुए। प्रश्न उत्तर खत्म हुए, पाठ का सार खत्म हुआ। आई होप आपको ये पूरा पाठ, इसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी हम इसके आगे का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।